हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आर्यांश कहीं आशी को ज़बरदस्ती खींच करके ले जा रहे थे। आशी जाना तो नहीं चाह रही थी, मगर वो अब आर्यांश के कब्जे में फंस चुकी थी, जिसकी वजह से उसे ज़बरदस्ती जाना ही पड़ता है। वहीं वो लोग नीचे से होकर के गुजरते हैं तो सबकी नज़र आशी और आर्यांश पर चली जाती है। सुशीला जी जो आर्यांश से कहती हैं, बेटा इतनी रात में कम से कम डिनर तो कर लो। आर्यांश उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं हम डिनर अभी नहीं कर रहे, आकर के कर लेंगे, वैसे अभी भूख भी नहीं है। और फिर वो आशी की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं है ना। आशी अपना सिर को तुरंत ही हाँ में हिलाते कहती है, मुझे तो जोर की भूख लगी है, आपको नहीं लगी तो मैं क्या करूँ। आर्यांश कहते हैं, चुप रहो। और ये बोल करके वो हल्का सा स्माइल अपने फैमिली वालों को पास करते हैं और फिर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। आशी और आर्यांश अब गाड़ी में बैठे हुए थे। आशी मुंह फुलाते हुए कहती है, ये क्या बात हुई, मुझे खाना क्यों नहीं खाने दिया, और लेकर कहाँ जा रहे हैं आप, कहीं जंगल वंगल में तो छोड़ने नहीं जा रहे। देखिए माना कि आपके 30 करोड़ ले लिया मैंने। आर्यांश उसे बीच में रोकते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी, कौन से 30 करोड़। आशी कहती है, अरे वाह आप तो बड़े अच्छे हैं, 30 करोड़ देकर के भूल गए। आर्यांश कहते हैं, 100 करोड़। आशी कहती है, अरे वो 100 करोड़ तो आपने यूं ही दे दिया था ना मुझे, वैसे भी उसके बदले आप इतना काम भी तो करवाते हैं मुझसे। आर्यांश से कहते हैं, मैंने कहा था कि मेरी हर बात मानना। आशी कहती है, तो मान तो रही हूँ, आपके साथ देखिए आ गई यहाँ पर, पता नहीं कौन से खंडहर में लेकर जा रहे हैं मुझे। आर्यांश जैसे कहते हैं, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं सच में तुम्हें किसी खंडहर में ले जाकर के छोड़ा था, कितना पक पक करती हो तुम। आशी जो अपना मुंह फुलाते हुए उनकी तरफ देखती हुई कहती है, हाँ तो ये तो पहले ही सोचना चाहिए था ना, ऐसा थोड़ी ना कि अचानक से मेरा रेडियो ऑन हो गया है। मैं जब से आपसे मिली थी मैं इसी तरह से बात करती थी, लेकिन आपको तो बस मुझसे शादी करना था, तो अब करके पछता रहे हैं ना आप। पहले ही वार्निंग दे रखी थी कि मुझसे शादी मत करेगा। आपको काव्य जैसी लड़की दिखी, मिली जैसी लड़की दिखी, दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर सीधी सीधी लड़कियां, आपको तो मेरी जैसी टेढ़ी जलेबी के साथ शादी करनी थी, तो बस अब झेलिए बैठ करके मुझे। आर्यांश अपने गाड़ी के स्टीयरिंग पर अपने हाथ को कसते हुए कहते हैं, झेल नहीं रहा तुम्हें। आशी जो कहती है, अच्छा तो क्या कर रहे हैं। आर्यांश उसकी तरफ एक बार देखते हैं और फिर सामने की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे साथ जिंदगी जी रहा हूँ। आशी जो कहती है, हाँ बड़े रोमांटिक हो रहे हैं, वैसे मुझे ये रोमांटिक माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये बोल करके वो एक म्यूज़िक ऑन कर देती है जिसमें काफ़ी तेज़ बेस था। आर्यांश उससे कहते हैं, मुझे म्यूज़िक नहीं पसंद है, और ये बोल करके वो तुरंत ही म्यूज़िक को ऑफ कर देते हैं। आशीष अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहती है, आप एक नंबर के बोरिंग इंसान हैं। आर्यांश उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, कितना बोरिंग और कितना इंटरेस्टिंग, ये तो मैं 2 दिन बाद पता चलेगा। आशीष जो तिरछी निगाहों से आर्यांश को देखते हुए कहती है, और वो कैसे। आर्यांश का कॉन्सेंट्रेशन इस वक्त उनकी गाड़ी चलाने पर ही था और वो आशी से कहते हैं, 2 दिन बाद मैं सीएम बनने वाला हूँ, उसके बाद तुम्हें खुद पता है कि क्या होने वाला है। आशी जो कहती है, सीएम पहले बनकर दिखाइए, उसके बाद का ख्वाब ना बाद में देखिएगा। आर्यांश जो अपने होठों पर एक विनिंग स्माइल लाते हुए कहते हैं, सीएम तो मैं बन रहा हूँ, बाकी तुम अपना देख लो, तुम कैसे हैंडल कर पाओगी मुझे, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आशी जो कहती है, कैसा प्रैक्टिस, और मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और ये बोल करके वो थोड़ा शर्माते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। उसके चेहरे पर हल्की हल्की हंसी भी आ रही थी। आर्यांश उसे कहते हैं, मुझे झेलने की प्रैक्टिस, मुझे बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस। आशी जो कहती है, गंदी गंदी बातें मत करिए। आर्यांश उसे कहते हैं, हर बात को गंदी मत समझा करो, स्टूपिड। वहीं थोड़ी देर में उनकी गाड़ी जो कि आकर के बीच रास्ते में रुक गई थी। आशी जो आर्यांश से कहती है, ये कौन सी जगह है, कहाँ पर आ गए हम। आर्यांश पहले खुद गाड़ी से उतरते हैं और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते ही, लेकिन उससे पहले ही आशी कूद कर बाहर आ चुकी थी। आर्यांश उससे कहते हैं, कम से कम प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने का मौका तो दिया करो। आशी अपने मुंह को हिलाते हुए कहती है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने की, मैं खुद एक क्वीन हूँ और खुद को क्वीन ट्रीटमेंट मैं खुद ही दे सकती हूँ, समझे आप। आर्यांश अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, इस लड़की का क्या करूँ मैं। आशी जब आगे निकल चुकी थी वहीं वो सामने की तरफ देखती है जहाँ पर बड़े बड़े 2-3 ट्रक खड़े थे। आशी उनको देखकर पीछे मुड़ते हुए आर्यांश से कहती है, ये सब क्या है। आर्यांश से कहते हैं, देखो क्या है। आशी जो बगल की तरफ देखती है जहाँ पर पूरी तरह फुटपाथ पर लोग बैठे हुए थे। आशी उन सबको देख करके एकदम से हैरान रह गई थी। ये लोग पूरी तरह लाइन में बैठे हुए थे और काफी लंबी लाइन भी लगी हुई थी। आर्यांश हल्का सा आगे की तरफ आते हैं और आशी के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिया हुआ आइडिया है, मैंने सोचा क्यों ना एग्जीक्यूट करके देखा जाए। आशी जो आर्यांश की तरफ अपने चेहरे को उठाकर देखती है और कहती है, वाह, मतलब इन सारे लोग को आप खाना खिलाने वाले हैं। आर्यांश कहते हैं, जब तक मैं सीएम नहीं बन जाता
लखनऊ का कोई भी गरीब इंसान भूखा नहीं सोएगा। आशी जैसे ये सुनती है वो तुरंत ही अपने हाथ को आर्यांश के हाथ से छुड़ाती है और एक क्यूट बीवी की तरफ आर्यांश की नज़र उतारते हुए कहती है, हाय मेरे हीरो, आज पहली बार ना मुझे आप पर थोड़ी सी फ़क्र महसूस हो रही है। आर्यांश अपने एक हाथ से अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, आशी फ़क्र होता है वो, फ़क्र नहीं, स्टूपिड। आशी जो कहती है, अरे ये शब्दों का तो अंतर है बस। आर्यांश उसके वर्ड को सोचते हुए खुद में हंसते हुए कहते हैं, फ़क्र। वहीं आर्यांश के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स जो कि सब लोग को शांत करने में लगे हुए थे, शाश्वत और बाकी के कुछ मैनेजर्स जो कि खाने को काफ़ी अच्छे से पैकिंग वगैरह करके सामने की तरफ रख रहे थे। आशी कहती है, ये लोग को खाना दिया क्यों नहीं जा रहा? आर्यांश कहते हैं, क्योंकि कहते हैं शुभ काम की शुरुआत अगर किसी लड़की से करवाई जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। आशी आर्यांश की तरफ देखते हुए कहती है, काफ़ी फेमिनिस्ट बन रहे हैं आप तो। आर्यांश उसके कंधे पर मारते हुए कहते हैं, फेमिनिस्ट नहीं हो, एक अच्छा खासा हस्बैंड हो जिसकी बीवी उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करती। आशी जब पीछे मुड़कर अपनी भौवें तान कर कहती है, मैं आपकी कदर नहीं करती? आर्यांश कहते हैं, आशी कहती है, एक बार सीएम बन करके तो देखिए, आपको पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ। आर्यांश उसकी आंखों की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, इरादे ठीक नहीं लग रहे आपके। आशी कहती है, अच्छा, और ये कैसे पता चल रहा है? आर्यांश उसकी आंखों की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, आपकी निगाहों से पता चल रहा है, नीयत खराब है आपकी। आशी जो उनकी निगाहों पर ध्यान से अपनी आंखों को गड़ाती है और अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहती है, अपनी नीयत को साफ करें पहले, उसके बाद मेरी नीयत पर नज़र डालिएगा। फिलहाल खाना बांट दें? आर्यांश कहते हैं, बिल्कुल। वहीं आशी जो आर्यांश के हाथ में पैकेट थमाते हुए कहती है, लीजिए पहले आप दीजिए। आर्यांश कहते हैं, पहले तुम दोगी। आशी कहती है, लेकिन इलेक्शन आपको जीतना है, आशीर्वाद की ज़रूरत आपको है। आर्यांश उसके सामने अपने सिर को ना में हिलाते कहते हैं, नहीं, आशीर्वाद की ज़रूरत तुम्हें है, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगी तो मैं तो खुश रहूँगा ही। आशी कहती है, कहाँ से आ रहे थे रोमांटिक लाइंस मेरे लिए, और कुछ ज़्यादा ही स्वीट हस्बैंड बनने का नाटक नहीं कर रहे आप? आर्यांश उससे कहते हैं, नाटक? मैं तो शुरू से ऐसे था। हाँ, मगर तुम्हें नज़र नहीं आया कभी। आशी कहती है, ओह गॉड, ठीक है लाइए, मैं खुद ही देती हूँ। और फिर वो एक एक करके वहाँ पर बैठे सभी गरीब इंसान को खाना देने लगती है। जैसे जैसे वो एक एक लोगों के हाथों में खाने का पैकेट रख रही थी, सबके चेहरे पर बड़ी बड़ी स्माइल आती जा रही थी। सब लोग थोड़ा शोर भी मचा रहे थे क्योंकि सब लोग को भूख लगी हुई थी। आशी जो एक बूढ़ी औरत को खाने का पैकेट थमाते हुए कहती है, ये लो अम्मा, आराम से पेट भर के खाना, ठीक है, गरम गरम है खाना। वो बूढ़ी औरत जो कि आशी के सिर पर अपने एक हाथ से अपना हाथ रखते हुए कहती है, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आशी जो अपने ठीक पीछे आर्यांश को खड़ा देखती है जो कि इस वक्त शाश्वत से कुछ बात कर रहे थे, और वो उस बूढ़ी औरत के सामने अपने पैरों पर बैठते हुए कहती है, वैसे अम्मा, अगर आपको आशीर्वाद देना ही है ना तो मुझे मत दीजिए, मैं तो वैसे भी खुश रहने वाली लड़की हूँ। और फिर आर्यांश की तरफ इशारा करते कहती है, थोड़ा आशीर्वाद उन्हें दे दीजिए, बेचारे दिल के बहुत अच्छे हैं, बस दिखने में ही थोड़े खड़ूस हैं। मेरे हस्बैंड है वो अम्मा जो कहती है, अच्छा। आशी जो कहती है, उन्हें इलेक्शन जीतना है। वैसे वो ये सब इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहे, मुझे पता है कि वो ये सब मुझे खुश करने के लिए कर रहे हैं, मगर जो भी है आप आशीर्वाद दीजिए कि वो जीत जाए बस, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, और अगर वो जीत गए और उनका साथ मेरे साथ रहना तो हम दोनों मिलकर के लखनऊ को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप जैसे लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करूँ। वो अम्मा जो कहती हैं, हमारे पास कहाँ आशीर्वाद देने की औकात है बेटा, लेकिन भगवान से प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि बिल्कुल वैसा ही हो जैसा तुम चाहती हो। आशी उनके एक हाथ को अपने हाथ में लेते हुए अपने गालों पर रखते हुए कहती है, नहीं अम्मा, आप बड़ी हैं हमसे, और बड़े लोग का आशीर्वाद हमेशा लगता है। और फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। वो आगे भी लगातार लोगों को अपने हाथों से खाना बांट रही थी। वहीं पीछे पीछे आर्यांश के कुछ बॉडीगार्ड्स जो कि उनको कपड़े वगैरह भी दे रहे थे। तभी आशी के सामने एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आती है जिसके कपड़े काफ़ी हद तक फटे हुए थे। आशी उसे देखकर कहती है, आपको भी भूख लगी है? वो लड़की अपने सिर को धीरे से हाँ मिलाती कहती है, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है।
आशी ये देख करके एकदम से इमोशनल हो जाती है। उसे तो लगा था कि यहाँ पर सिर्फ बुजुर्ग या फिर आदमी या औरत लोग होंगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी इस हालत से गुजर रहे हैं और खाना मांगने के लिए खुद फुटपाथ पर बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं। ये आशी से देखा नहीं जाता और वो तुरंत ही उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो लड़की जो अपने सर को नाम हिलाते कहती है, कोई नहीं है मेरा, बस आप मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। आशी उस बच्चे की हालत देख करके आर्यांश को तुरंत ही अपने पास बुलाती है। वो पीछे मुड़ करके आर्यांश को बुलाते हुए कहती है, सुनिए ओ मिनिस्टर जी। निशास जो आर्यांश से कहता है, सर मैं आपको बुला रही हैं। आर्यांश भी आशी की तरफ देखते हैं तो अपने कदम को आशी की तरफ बढ़ा लेते हैं और आशी के ठीक सामने आकर झुकते हुए कहते हैं, क्या हो गया? आशी जो उस बच्चे को दिखाते हुए कहती है, ये देखिए ये अनाथ है और बेचारी फुटपाथ पर रह रही है, इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं और देखिए इसके कपड़े भी कितने फटे हुए हैं ना। आर्यांश आशी को देखकर कहते हैं, हाँ मुझे दिख रहा है, पर बात क्या है? आशी जो कहती है, इतनी बड़ी बात है आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा है? ये छोटी सी बच्ची है, इसकी हालत ऐसी है, इसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है ना। भूख के बहाने अगर किसी ने इसके साथ कुछ गलत कर दिया तो? आप तो जानते हैं ना आजकल का ज़माना कैसा है, बेचारी भूख के लालच में अगर किसी के चंगुल में फंस गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आर्यांश उसकी बात पर गौर फरमाते हुए कहते हैं, वैसे सही कह रही हो तुम। आशी जो कहती है, हम ना ऐसे छोटे छोटे बच्चियों के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे जहाँ पर ऐसी बच्चियों को जगह मिलेगी रहने की और पूरी सेफ्टी के साथ। आर्यांश आशी की बात को सुन करके उसके चेहरे को काफ़ी ध्यान से देखने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आशी की बातें आर्यांश को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हो। आर्यांश आशी को समझने की कोशिश कर रहे थे। आशी लगातार बोले जा रही थी और वहीं आर्यांश का ध्यान सिर्फ उसके होठों और उसके चेहरे पर था। आशी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई थी उस लड़की को देख करके। वहीं उसकी आंखें भी अब धीरे धीरे नम हो आई थी। आर्यांश उसकी आंखों को, उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए खुद में सोचते हैं, क्या हो तुम आशी? कभी इतनी स्ट्रिक्ट बन जाती हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, और कभी कभी इतना ज़्यादा इमोशनल, वो भी किसी अनजान लड़की के लिए। तुम्हें समझना सच में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल किसी मिस्टीरियस बुक की तरह। जितना पन्ना तुम्हें पढ़ने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम्हें उलझता जाता हूँ। सोचा था नफरत करूँगा तुमसे, तुम्हें नीचा दिखाऊंगा, तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि आर्यान शहज़ादा क्या चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल ही आर्यान शहज़ादा आप में गुम हो चुका है मैडम। आशी जो चुटकी बजाते हुए कहती है, आप सुन भी रहे मैं क्या बोल रही हूँ? अचानक से आर्याश एकदम से अपने होश में आते हुए कहते हैं, हाँ तो क्या क्या कह रही थी तुम? आशी जो कहती है, अरे ऐसे बच्चियों के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहिए, इसे यहाँ पर नहीं रख सकते, इसके लिए खतरा है। आर्याश कहते हैं, ठीक है हम इसे यहाँ नहीं रखेंगे, फ़िलहाल के लिए हम इसे ऑर्फनेज भेज देते हैं। आशी जो कहती है, पर ऑर्फनेज क्यों, इन लोगों के लिए अलग? आर्याश कहते हैं, एक बार मुझे सीएम बनने दो, उसके बाद मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा, आई प्रॉमिस। आशी जो कहती है, पक्का प्रॉमिस? आर्याश कहते हैं, पक्का प्रॉमिस। और फिर वो उस बच्ची की तरफ देख करके उसके सिर पर धीरे से हाथ से हुए कहते हैं, पहले इसे खाना दे दो, उसे भूख लगी है। और फिर वो अपने हाथ से उसे कपड़ा देते हुए कहते हैं, ये लो बेटा आपके लिए कपड़ा, अब आप ऐसा फटा पुराना कपड़ा नहीं पहनोगे। और फिर वो एक बॉडीगार्ड को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, ऐसे जितनी भी बच्चियाँ हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं और वो अनाथ हैं और इस हालत में हैं, उन्हें तुरंत ही ऑर्फनेज शिफ्ट करवाइए। रायज़ादा खानदान की बहुत पुरानी सी परंपरा थी कि वो लोग अपने ऑर्फनेज पर बहुत सारे बच्चों को रखा करते थे। आशी को ये बात नहीं पता थी कि आर्यांश का अपना ही ऑर्फनेज है। आशी जो खड़े होते हुए कहती है, पता नहीं उसका वहाँ इतना ख्याल रखा जाएगा या नहीं। आर्यांश उससे कहते हैं, कल फिर से मिल लेना उससे और देखना एक दिन में उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। आशी जो कहती है, और आपको इतनी गारंटी से कैसे पता है? आर्यांश जो कहते हैं, मेरा ही ऑर्फनेज है, मुझे कैसे नहीं पता होगा? आशी जैसे ही सुनती है वो आर्यांश की तरफ ध्यान से देखते हुए कहती है, आपका ऑर्फनेज है? आपका अनाथालय भी है? आर्यांश कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ पैसा बनाने में फोकस करता हूँ? आशी जो कहती है, वाह आप अच्छे इंसान हैं। और ये बोल करके वो आगे बढ़ जाती है और बाकी लोगों को भी ऐसे ही खाना देना शुरू कर देती है। जितने भी वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे जो कि अनाथ थे और उनकी बुरी हालत थी, उन सबको ऑर्फनेज आज रात की रात ही शिफ्ट कर दिया जाता है। ये इतनी लंबी कतार थी जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आशी जो कहती है, यहाँ से तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, हम गाड़ी से चलते हैं ना?
आर्यांश उसे देखते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने शुरुआत कर दी, अब मेरे बाकी के लोग खाना दे देंगे, तुम चलो मेरे साथ। आशी जो कहती है, पर मुझे मज़ा आ रहा है ये करके, आप देख रहे हैं ना कितना आशीर्वाद मिल रहा है। आर्यांश उससे कहते हैं, हाँ तो ठीक है ना, बाकी आशीर्वाद भी हमें मिल जाएगा। आशी जी कहती है, मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, और फिर अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, आशीर्वाद आपको मिले, ये अच्छा काम तो आप ही कर रहे हैं ना। आर्यांश उसके चिन्ह को अपनी तरफ उठाकर देखते हुए कहते हैं, ये कौन सी आशी है जो मुझसे इस तरह से बात कर रही है, अभी थोड़ी देर पहले तो लड़ाई कर रही थी, ऐसा लग रहा था मुंह फोड़ दोगी मेरा। आशी कहती है, मुंह नहीं फोड़ना चाह रही थी, बस मुझे 30 करोड़ चाहिए था। आर्यांश उससे कहते हैं, बस पैसे पैसे करती रहती हो तुम, इतना क्यों मरती हो पैसों पर। आशीष कहती है, क्योंकि मेरे पास नहीं है ना, इस वजह से, आपके पास भी नहीं रहते तब आपको समझ में आता। आर्यांश उसे वहीं पर गले लगाते हुए कहते हैं, मेरा जो भी कुछ है वो तुम्हारा ही तो है, पागल। आशीष कहती है, पागल नहीं हूं मैं। आर्यांश उसके सिर को फिर से अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, नहीं तुम बिल्कुल पागल नहीं हो, बस मेरी पगलू हो। आशी और आर्यांश को इस वक्त बाकी के सभी लोग देख रहे थे और सब लोग स्माइल भी कर रहे थे। आशी खुद को उनसे अलग करते हुए कहती है, छोड़िए भी आप, बीच रास्ते में मिनिस्टर होने के बावजूद भी अश्लीलता फैला रहे, शर्म नहीं आ रही। आर्यांश उससे कहते हैं, तो बीवी के साथ हक करना कोई अश्लीलता नहीं होती मैडम। आशी कहती है, ये सब बंद कमरे में किया जाता है। आर्यांश उसका हाथ पकड़ते हैं और धीरे धीरे अपने हाथ को उसके हाथों में रब करते हुए कहते हैं, कमरे के अंदर तो बहुत कुछ होता है, खैर अभी हम इस बारे में बात नहीं करते, काफ़ी देर हो रही है, 12 से ऊपर हो गया, चलते हैं। वैसे अभी आशी का मन तो था नहीं जाने का, लेकिन अब उसे जाना पड़ता है क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में वो लोग अब फिर से मेंशन आ चुके थे। आर्यांश की गाड़ी अंदर पहुंचती है और आशी और आर्यांश काफ़ी खुशी खुशी अंदर आ जाते हैं। इस वक्त मेंशन में ऑलमोस्ट सब लोग सो ही चुके थे। हाँ, बस विदाक्ष जग रहा था क्योंकि उसे काव्या से बात करनी थी। वो लगातार फ़ोन पर काव्या को मनाने की कोशिश कर रहा था और स्विमिंग पूल के साइड में अपने पैरों को स्विमिंग पूल के अंदर डाल करके बैठा हुआ था। आर्यांश एक बार उसकी तरफ देखते हैं और वहीं आशी भी। आशी जो आर्यांश से कहती है, बेचारा अभी से कितना मनाने के पीछे लगा हुआ है ना। आर्यांश उससे कहते हैं, बेवकूफ़ है। उसकी तरफ देखते हुए कहती है, बेवकूफ़ क्या है, प्यार करता है वो काव्या से। आर्यांश उसके कमर पर हाथ रखते हैं और उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए कहते हैं, वो तो मैं भी करता हूँ तुमसे, पर तुम कभी ध्यान नहीं देती। और ये बोल करके जैसे ही आर्यांश उसकी तरफ देखे थे, आशी तुरंत ही उनके हाथों को अपने कमर से हटाते हुए रूम के अंदर भाग जाती है। आर्यांश भी हंसते मुस्कुराते अब रूम के अंदर आ चुके थे। वहीं वो लोग अब ज़्यादा देर नहीं करते और आराम से सो जाते हैं। लेकिन आशी सोने से पहले पूरे अच्छे खासे दीवार को बना करके सोई थी, यानी कि उन दोनों के बीच में पूरी तरह से कुशन का दीवार बना हुआ था। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, ये बात तो आर्यांश को भी पता थी। वहीं अगले दिन सुबह आर्यांश को एकदम ताजुब करते हुए आशी पहले ही उठ चुकी थी। आर्यांश की नींद जैसे ही खुलती है, वो देखते हैं कि अगल बगल आशी कहीं पर भी उन्हें नजर नहीं आ रही। आर्यांश एकदम से उठते हैं और अपने बाल को ठीक करके टाइम की तरफ देखते हैं, मगर इस वक्त अभी सिर्फ 5 ही बजे थे। आर्यांश अगल बगल देख करके आशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आती। आज उनके बैक पेन में काफ़ी रिलीफ मिल चुका था और उनका जख्म भी अब ऑलमोस्ट ठीक हो चुका था, जिसकी वजह से आर्यांश अपने डेली जिम को आज फिर से शुरू करने वाले थे। आर्यांश अपने कपड़े को चेंज करते हुए नीचे ट्रैक पैंट पहनते हैं और ऊपर वो अभी शर्टलेस थे और वो अपने पानी के बोतल को लेकर के अपने जिम एरिया में चले जाते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने जिम का दरवाज़ा खोला था, वो देखते हैं कि यहाँ पर तो एसी ऑलरेडी ऑन है और साथ में काफ़ी तेज़ म्यूज़िक भी बज रहा है। आशी जो इस वक्त योगा मैट पर लगातार पुशअप्स मार रही थी, उसने इस वक्त स्लीवलेस टैंक टॉप पहना हुआ था और साथ ही नीचे स्किन फिट ट्रैक पैंट। उसके माथे पर हल्के हल्के पसीने के बूंद थे, बालों के कुछ लटें जो कि बार बार उसके चेहरे पर आकर के उसे तंग कर रही थी। वहीं उसका सीना ऊपर से नीचे हो रहा था। वो लगातार अपने पुशअप्स को मार रही थी और उसकी सांसें भी थोड़ी तेज़ हो रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रही है और उसकी आंखें भी इस वक्त बंद थी। आर्यांश की नज़र जैसे आशी पर पड़ती है, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आने लगते हैं। इस वक्त उन्होंने सिर्फ एक ट्रैक पैंट पहना हुआ था नीचे और ऊपर वो शर्टलेस थे। इनमें उनकी शार्प जॉ लाइन, थोड़े मैसी हेयर और टोन्ड आर्म्स। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट स्मर्क लेकर के उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, जैसे उनके दिमाग में कुछ खुरापात चल रहा हो। वो बिना कुछ कहे अपने बॉटल को साइड में रखते हैं और आशी के ठीक ऊपर आकर के एक पुशअप पोज ले लेते हैं। उनके हाथ जो कि आशी के हाथों के दोनों ओर लग जाते हैं और उनका चेहरा जो कि सीधा आशी के चेहरे के ऊपर था।
आशी को कुछ महसूस नहीं होता। वो लगातार अपने पुशअप्स में बिजी थी। वहीं आशी के ठीक गर्दन के पास उसे कुछ गर्माहट महसूस होती है, जिसकी वजह से वो पहले तो उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन अब वो गर्माहट धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और वहीं अचानक से उसके कानों के पास कोई बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहता है, गुड मॉर्निंग। जैसे आशी ये सुनती है, वो एकदम से मैट पर फिसल जाती है, क्योंकि उसका हाथ अब बैलेंस ही नहीं कर पाया था। और वो जैसे ही धड़ाम से गिरती है, वो तुरंत अपने पीठ की बल हो जाती है। और वो जैसे ही अपनी नज़र को खोल करके ऊपर की तरफ देखती है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आर्याश अभी भी लगातार पुशअप्स मारे जा रहे थे। एक बार आशी के क्लोज आते तो फिर ऊपर जाते, फिर आशी के क्लोज और फिर ऊपर। और इस बार तो वो इतना ज़्यादा क्लोज आए थे कि वो आशी के चेस्ट के पूरी तरह से ऊपर आ चुके थे, और उनके और आशी की बॉडी में अब बिल्कुल भी दूरियां नहीं बची थी। आशी जो तुरंत ही अपने हाथ को उनके चेस्ट पर रखती है, जिससे उनके चेस्ट, जो कि इस वक्त पूरी तरह से नेकेड थे, उस पर आशी का हाथ पड़ जाता है। आर्याश हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, किसी ने मुझसे कहा था कि जब तक वो प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं बना लेता, वो मुझे टच नहीं करेगा। आशी जो अपने वादे को याद करती है और आर्याश के सीने से अपने हाथ को उठाते हुए कहती है, आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने भी मना किया था कि आप मुझे टच। आर्याश जो कहते हैं, मैंने कहा तुम्हें छुआ है। आशी जो कहती है, इस वक्त आप मेरे ठीक ऊपर हैं। आर्याश जो कहते हैं, मैं तो पुशअप कर रहा हूँ, तुम मेरे नीचे हो। आशी जो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और धीरे धीरे सरक कर वहाँ से जाती, लेकिन आर्याश तुरंत ही अपने हाथ को नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं और वहीं अपनी बॉडी को भी। आशी कहती है, ये चीटिंग है, मैं बाहर कैसे निकलूँ। आर्याश ऐसे कहते हैं, बाहर क्यों निकलना है, ऐसे ही रहो। आशी को वो अब ज़्यादा ही अपने कब्जे में ले चुके थे। भले ही वो उसे टच नहीं कर रहे थे, मगर उनके हाथ, जो कि आशी के ठीक बाजुओं के बगल में थे, और उनका पैर भी आशी को पूरी तरह से अपने कब्जे में घेरा हुआ था। आशी जो वहाँ पर बिल्कुल भी फंस चुकी थी। आर्याश अपने चेहरे को बार बार आशी के चेहरे के एकदम ठीक सामने ला रहे थे। आशी जो कहती है, मैं ये गलत बात है। आर्याश से कहते हैं, क्या गलत बात है। आशी जो कहती है, मैं पता है यहाँ पर एक्सरसाइज क्यों कर रही थी। आर्याश से कहते हैं, क्यों कर रही थी। आशी जो कहती है, मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि आप मुझे देख करके थोड़े सेड्यूस हो जाएंगे, लेकिन आप तो मुझे सेड्यूस करने लगे। मैं ये सब नहीं देख सकती, मुझे यहाँ से जाना है। आर्याश के पसीने की बूंदें अब धीरे धीरे उनके भी माथे पर आने लगी थी। आशी जो कहती है, प्लीज़ जाने दीजिए। आर्याश से कहते हैं, ऐसे रिक्वेस्ट करो, अच्छी लगती हो रिक्वेस्ट करते हुए। आशी जो कहती है, आप जाने दे रहे हैं या नहीं। जान लीजिएगा, अगर मेरा एक पंच आपके मुंह पर पड़ा ना, आपका मुंह तरह से बदल जाएंगे। आर्याश से कहते हैं, पंच मारोगे मुझे। आशी जो कहती है, हाँ मारूंगी। अचानक ही आर्याश दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हैं और इस बार उन्होंने आशी के दोनों हाथों के बीच में अपने हाथों को फंसा लिया था, और वह उसके हाथ को पकड़ करके अब अपने पुशअप्स को कंटिन्यू करते हैं। आशी के दोनों हाथ आर्याश के हाथों के नीचे अब जकड़ चुके थे। आशी अपनी बॉडी को पूरी तरह हिलाते हुए कहती है, मेरा हाथ क्यों ले लिया। आर्याश उससे कहते हैं, तुम्हारे हाथ को तो मैंने उसे दिन ले लिया था जिस दिन हमारी शादी हुई थी, और वैसे तुम्हारे हाथ कोई नहीं बल्कि पूरा का पूरा तुम ही ले रखा है। आशी कहती है, आप, मेरा हाथ गड़ रहा है। आर्याश से कहते हैं, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काफ़ी स्ट्रांग हो और तुम्हें इतने छोटे मोटे दर्द से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आर्याश की सांसें भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और आशी को तो आर्याश को देख देख कर ही आफत आ रही थी। वो अपने चेहरे को कभी लेफ्ट साइड में घुमाती तो कभी राइट साइड में। आर्याश जैसे ही उसके चेहरे को साइड होता हुआ देखते हैं, वो जानबूझ करके उसकी गर्दन के पास आकर अपनी गहरी सांसों को छोड़ते हैं, जिससे आशी की सांसें और ज़्यादा भर आती हैं। आर्याश लगातार उसे स्माइल करते हुए देखे जा रहे थे। वहीं आशी मन में ही कहती है, आज आप रुकिए, ऐसा तड़पाऊंगी ना आपको, देख करके आपके अंदर जो फीलिंग्स आएंगी ना, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप खुद को, लेकिन आपको कंट्रोल करने के लिए मेरी ज़ुबान ही काफ़ी होगी। आज रुकिए, बहुत हो गया आपके नाटक। आशी जो कहती है, हो भी गया ना, बस करें। आर्याश अपने गोरे गोरे चेहरे को आशी के ठीक ऊपर लाते हैं और वो पूरी तरह से अब आशी के ऊपर थे। हाँ, उनकी बॉडी अब आशी से टच नहीं हो रही थी, वो बात अलग थी, मगर उनके नाक जो कि आशी के ठीक नाक के ऊपर, उनके होंठ जो कि आशी के ठीक होंठों के ऊपर, और उनकी आंखें जो कि लगातार आशी की आंखों को घूरे जा रही थीं। वो प्यार से आशी को देखते हुए कहते हैं, चलो रिहा करता हूँ तुम्हें। और वो एक झटके से ही अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हैं, वो भी दोनों के दोनों एक साथ। आशी जो कहती है, मानना पड़ेगा, स्ट्रांग तो हैं आप। आशी जो उनके ठीक नीचे से सरकते हुए बाहर निकल जाती है और फिर आर्याश को देखते हुए कहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना आप। आर्याश जो कहते हैं, कोई शक। आशी जो कहती है, देखती हूँ। और ये बोल करके वो आर्याश के ठीक पीठ पर आती है
और उनके ऊपर ही बैठ जाती है, वो भी पालथी मार करके। अचानक से आर्यांश के ऊपर इस तरह बैठने की वजह से आर्यांश थोड़े डिसबैलेंस हो जाते हैं। आशी जो कहती है, क्या हुआ, मेरा वेट संभला नहीं जा रहा आपसे? कोई बात नहीं, मैं उतर जाती हूँ। लेकिन आर्यांश जो अपने एक हाथ को आशी की थाई पर रखते हुए उसे सहलाते हुए कहते हैं, बैठी रहो। आशी जो कहती है, रहने दीजिए मिस्टर, थक जाएंगे आप। वैसे भी इतने भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं आप कि आप मेरा लोड उठा पाएंगे। और ये बोल करके वो उठने लगती है, लेकिन आर्यांश उसी टाइम पुशअप्स मारना शुरू कर देते हैं। उससे आशी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाती है और वो तुरंत ही आर्यांश को पकड़ लेती है। आर्यांश उससे कहते हैं, वैसे छूना मना था ना आशी? आशी तो कहती है, मैं क्या करूँ, गिर रही हूँ मैं, और इतना तो आपने भी मुझे टच किया है। आर्यांश उससे कहते हैं, जहाँ जहाँ तुम मुझे टच करी, अगर वहाँ मैंने कर दिया ना, चिल्ला उठोगी तुम। इस वक्त आशी ने आर्यांश को काफ़ी ज़ोर से पकड़ रखा था, वो भी आशी के हाथ जो कि डायरेक्टली आर्यांश के चेस्ट पर पड़ रहे थे। आशी जो आर्यांश की बात सुनकर कहती है, हाँ आप मुझे ऐसी जगह टच नहीं कर सकते। आर्यांश उससे कहते हैं, पर तुम तो कर रही हो। आशी जो कहती है, मेरी बात अलग है, और फिर आप लड़की थोड़ी ना है। आर्यांश उससे कहते हैं, मतलब लड़कियों की इज्जत और लड़कों की इज्जत नीलाम कर दो। आशी जो कहती है, बकवास मत करिए और उतारिए मुझे, मैं गिर जाऊंगी। ओह। वो कभी लेफ्ट की तरफ झुकती तो कभी राइट की तरफ, और वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही थी। आर्यांश उससे कहते हैं, गलती तुम्हारी है, तुम क्यों बैठे यहाँ पर? अब बैठे हो तो पुशअप्स के मज़े लो। आशी जो कहती है, हाँ बहुत मज़े मिल रहा है मुझे, अभी गिर विर जाऊंगी तब पता चलेगा। आर्यांश उससे कहते हैं, ऐसे पुशअप्स के मज़े ऐसे थोड़ी ना आते हैं, अगर तुम नीचे होती मैं तुम्हारे ऊपर होता। आशी एकदम से अपने हाथ को आर्यांश के चेस्ट से हटाती है और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, अभी ना बहुत गंदी वाली बातें करते हैं कभी कभी। लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि वो इस वक्त ज़मीन पर नहीं बल्कि आर्यांश के ऊपर बैठी हुई है। जैसे ही आर्यांश दोबारा से अपने पुशअप्स को कंटिन्यू करते हैं, जैसे ही आर्यांश फिर से अपने हाथों को नीचे करके ऊपर की तरफ उठते हैं, आशी धड़ाम से जा करके नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसका बैलेंस पूरी तरह से खो चुका था। और जैसे ही वो गिरती है, वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, गिरा दिया मुझे। आर्यांश अभी भी पुशअप्स को कंटिन्यू ही कर रहे थे, और वो आशी की तरफ बगल में अपने चेहरे को करके देखते हुए कहते हैं, हाथ क्यों उठाया मेरे ऊपर से? आशी जो कहती है, आपकी गलती है, ऐसी गंदी संदी बातें करेंगे तो हाथ हटाऊंगी ना। आर्यांश से कहते हैं, अभी तो सिर्फ बातें कर रहा हूँ। और फिर वो अपनी बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, देख लो कितना स्टेमिना है मेरे अंदर, जिस दिन मुझे झेलोगे उस दिन समझ में आएगा। आशी पहले तो आर्यांश के चेहरे की तरफ थोड़ा सा देखती है, लेकिन फिर झटके से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मुझे कैफे शॉप जाना है, बाय, मेरा लेट हो रहा है। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी जम के बाहर निकल जाती है। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए ज़ोर ज़ोर से सांस लिए जा रही थी। वहीं पिया और सोनी जो कि एक साथ ड्रेस वगैरह पहन करके तैयार होकर के वहाँ से गुजर रही थी, वो दोनों आशी को देखकर कहती हैं, गुड मॉर्निंग दीदी। आशी जो कि उन दोनों को देखती हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। पिया जो सोनी से कहती है, दीदी नहीं है वो, भाभी है हमारी। और फिर वो आशी के गाल को खींचते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग भाभी। आशी उसके गाल को पकड़ते हुए कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग। स्कूल जा रहे हो? पिया और सोनी दोनों अपने सर को हाँ में हिलाते कहते हैं, हाँ स्कूल जा रहे हैं। पिया जो आशी की हालत को देखकर कहती है, क्या बात है, कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया आपने तो? आशी जो कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो गया। पिया जो कहती है, हाँ आपकी सांसों से पता चल रहा है, और आपके गाल भी लाल हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कितना ब्लश लगाया हो आपने। आशी जैसे ये महसूस करती है, वो अपने गालों को धीरे से टच करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, फिर लेट हो रहा होगा। आशी को इस वक्त खुद को देखना था। वो जल्दी से रूम की तरफ आती है और जाकर के शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि उसका चिक बोन पूरी तरह से रेड हो रखा है। आशी एकदम से अपने सर को मारते हुए कहती है, पगला गई हूँ मैं, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। वो अपनी बातों में फंसा जा रहा है, मैं फंसती जा रही हूँ। लेकिन बातें कितना अच्छे से करते हैं और कितने स्ट्रॉन्ग भी हैं। वो जब पुशअप कर रहे थे तो उनकी मसल्स, उनके बाइसेप्स, उनके एब्स, हाय, और उनका चेस्ट भी कितना स्ट्रॉन्ग है। उफ आर्यांश जी, आपने तो ज़िंदगी बना दी मेरी। लेकिन फिर वो अपनी आंखों को खोलते हुए कहती है, फिर से मैं उनके बारे में सोचने लगी। मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमेन, और मैं उनके प्यार में पड़ने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर। मुझे अपना बिजनेस रन करना है, जय हो। और ये बोल कर कि वो जल्दी से तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ भाग जाती है। आइए जानते हैं आने वाला एपिसोड में क्या होगा और कैसे करेगी आशी आर्यांश को सेड्यूस, और क्या हो जाएंगे आर्यांश
और क्या खो देंगे आर्यांश अपना कंट्रोल और मुकर जाएंगे अपने वादों से। आइए जानते हैं इसे आने वाला एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।